मेरी सुहागरात ट्रेन में हुई थी। शादी के बाद रुखसत होकर मैं ट्रेन से अपने ससुराल जा रही थी। मेरा शौहर घर जाने तक का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वो बेकाबू होकर डब्बे में घुस आया और आते ही उसने मेरे साथ, मेरा नाम आलिया है, आज मेरी शादी का दिन है। मेरे घर में सारी तैयारियां जोश व खरोश से चल रही थी। मेरे बाबा ने मुझे मैट्रिक तक पढ़ाने के बाद मेरी शादी तय कर दी। मेरे गाँव में ऐसे ही होता है, यहाँ पर लड़कियों को बहुत कम ही पढ़ाया लिखाया जाता है और 18 साल की उम्र में होते ही उन्हें ब्याह दिया जाता है। मेरे बाबा ने फिर भी मुझे मैट्रिक तक पढ़ने दिया, वरना बहुत सी लड़कियां तो मेरे गांव में ऐसी भी हैं जो 5 जमात तक ही पढ़ पाई थी। मेरी शादी मुझसे ऊंचे खानदान में हो रही थी। हम लोग गरीब घराने से थे। मेरे एक छोटा भाई और मैं ही हूँ। मैंने भी अपनी शादी के कई ख्वाब देख रखे थे, क्योंकि शादी से पहले तो मैं अपने दिल की कोई भी चीज नहीं ले पाई। तो मेरी माँ ने मुझसे यही कहा कि अब मैं अपने दिल की सारी ख्वाहिशें अपने शौहर के साथ ही पूरी करूं। मुझे उम्मीद भी यही थी कि मेरा शौहर मेरी ख्वाहिशों का मान रखेगा और मुझे समझेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिनसे मुझे ठेस पहुंच रही थी। मेरे ससुराल वालों को मेरे घर से जो भी शादी का सामान दिया जाता था, तो उसमें वो तरह तरह की कमियां निकालते रहते थे और मेरे बाबा से और भी चीजों की मांग करते थे। मैंने इसलिए कई बार बाबा से भी कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन बाबा का कहना था कि वो लोग ऊंचे खानदान के हैं, ऐसे में तो थोड़ा बहुत तो हमें उनके आगे झुकना ही पड़ेगा और उनकी डिमांड को पूरा करना ही पड़ेगा, और इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि मैं तुझे एक अच्छे खानदान में ही ब्याहना चाहता हूँ। एक बार तेरी शादी हो जाए फिर कोई झंझट ही नहीं, फिर तो तुम इस घर की खुद ही बहू बन चुकी होगी। मुझे भी अपने बाबा की बात कभी कभी ठीक लगती, तो कभी कभी मुझे खुद समझ में नहीं आता कि न जाने मेरे मुस्तकबिल का क्या होगा। जब से मेरी शादी तय हुई अभी तक मैंने अपने होने वाले शौहर को देखा तक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख सकते, सिर्फ खानदान वाले ही देखते हैं और उन्हीं की रजामंदी से शादी तय कर दी जाती है। मैं तो शुरू से ही दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मेरे होने वाले शौहर शहरियार के खानदान वालों ने जब मुझे पहली बार देखा तो पहली नजर में ही पसंद कर लिया। वो लोग हमारे गांव से काफी दूर के एक शहर में रहते हैं, इसलिए बहुत बड़ी बारात मेरे घर पर नहीं आ रही थी, लेकिन कितने भी कम लोग क्यों ना आ रहे हो, शादी ब्याह में तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है। इसलिए मेरे बाबा सारे इंतजाम को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे कि न जाने सब कुछ कैसे निपटेगा और सब अच्छे से होगा भी या नहीं। लेकिन खैर सब चीजें ठीक से हो गई और मेरी शादी शहरियार के साथ हो गई और मैं रुखसत होकर रेलवे स्टेशन पर आ चुकी थी। मेरा दिल बार बार अपने शौहर का चेहरा देखने को कर रहा था, लेकिन चेहरा तो छोड़ो, मैं तो अपने शौहर की झलक तक नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने एक बड़ा लंबा सा घूंघट मेरे चेहरे पर डाल रखा था और ऊपर से मेरे ससुराल की जो औरतें थी, मेरी सास नंद और बाकी के रिश्तेदार, उन्होंने मुझे घेरा हुआ था, जिस वजह से मैं अपने शौहर से ना तो कुछ कह पा रही थी और ना ही उनकी एक झलक देख पा रही थी। फिर मैंने खुद को समझाया कि बस कुछ घंटे की ही बात है, अभी जब हम ट्रेन में बैठ जाएंगे तो उसके बाद तो मेरा शौहर मेरे पास आ ही जाएगा, तो इसलिए अब मुझे कुछ घंटे तक का सब्र रखना होगा। इतनी तसल्ली तो मैं कर ही सकती हूँ। मुझे पता है कि मेरा शौहर भी मुझे देखने के लिए तड़प रहा होगा, जैसा कि मैं तड़प रही हूँ। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि जब मेरा शौहर मुझे पहली बार देखेगा तो मेरी खूबसूरती देखकर वो मुझ में ही खो जाएगा और मेरी ना जाने कितनी तारीफें करेगा। मैं ये सारी बातें सोच सोच कर बार बार शर्मा रही थी और खुश हो रही थी। थोड़ी देर के बाद हमारी ट्रेन आ गई और हम सब अपने बुक किए हुए डब्बों में बैठ गए, लेकिन अभी भी मेरी सास और नंदे मेरे साथ चिपकी हुई थी। मेरी सास मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी, बहू अपना घूंघट उठाकर जरा मुझे भी तो अपना चेहरा दिखा दो, मैं भी तो दिल भरकर अपने शहरियार की दुल्हन देखूं। उनकी बात पर मैंने आहिस्ता से सर हिलाया और फौरन ही अपना घूंघट अपने चेहरे से हटा दिया, लेकिन मैंने अपनी नजरें नीचे करके ही रखी थी। मेरे चेहरे को देखते ही मेरी सास नंद और जो रिश्तेदार थे वो कहने लगे कि माशाल्लाह बिल्कुल चांद के जैसी है, हमारे शहरियार के नसीब खुल गए। इस पर फौरन मेरी सास बोली, नसीब तो इसके खुल गए हैं जो मेरा शहरियार इससे मिल गया है, वरना अच्छे अच्छों को मेरा शहरियार नहीं मिलता। मेरी सास मुझे समझाते हुए कहने लगी, देख बहू, मेरे शहरियार का हमेशा ख्याल रखना और उसकी किसी भी बात को कभी मत टालना, वो जैसा कहे चुपचाप वैसा करना। अब वो तेरा शौहर है और उसकी हाँ में हाँ मिलाना तेरा फर्ज है, इसलिए उसे खुश रखना, समझ आया? और घर की जिम्मेदारी भी निभाना, ज्यादा नखरे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों के नए नए चौंचले बाजियां कोई नहीं देखा करता, इसलिए तू भी ये उम्मीद ना करना कि तू शहरियार के साथ नखरेबाजी कर पाएगी। अगर उसे खुश रखेगी तो वो भी तेरा पूरा ख्याल रखेगा। मैंने चुपचाप सर हाँ में हिलाया। थोड़ी देर में मेरे ससुर भी डब्बे में आ गए और मेरी सास से कहने लगे कि चलो अच्छा हुआ जो सब कुछ अच्छे से निपट गया। मेरी सास कहने लगी, हाँ अच्छा तो है, इंतजाम भी इसके बाप ने ठीक ठाक ही किया था, लेकिन ये जो डब्बा बुक किया है ये कोई सस्ता नहीं लग रहा है, अगर थोड़ा और अच्छा डब्बा बुक कर देते तो ना जाने क्या चला जाता। इस बात पर मेरे ससुर कहने लगे कि अरे अब रहने भी दो, अब तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो। तो मेरी सास कहने लगी कि अरे जो बात है वो कही तो जाएगी ही, आखिर हम लोग बहुत ऊंचे खानदान के हैं,
तो हमारी किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी तो कपड़े वगैरह भी बाकी हैं, अगर मुझे जरा भी किसी चीज में कोई कमी लगी तो मैं इसके बाप को बुलाकर तो सारी भरपाई करवा लूंगी। मेरी सास की ये बात सुनकर मेरे ससुर चुपचाप अपना सर हाँ में हिलाकर डब्बे से बाहर चले गए। फिर वो अपनी बेटी यानी मेरी नंद को देखकर कहने लगी कि चलो अब जो भी है, अब ये लड़के हमारे घर की बहू है, जैसे भी है हमें इसे अपनाना ही पड़ेगा। आखिर किया भी क्या जा सकता है, जो जितना मिला है उतने में ही हमें खुश रहना होगा। मुझे अपनी सास की बातें बहुत ही बुरी लग रही थी, लेकिन मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। सब्र का घूंट पीकर मैं चुपचाप रह गई। उसके बाद मेरी सास मुझसे कहने लगी, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, ले चल अब मेरे थोड़ी देर पैर दुबा, आखिर मैं भी अब अपनी बहू के होने का कुछ फायदा तो उठा लूं। मेरी सास ने फौरन ही अपने पैर मेरी गोद में रख दिए। मैं भी चुपचाप उनके दोनों पैरों को दुबाने लगी और वो बड़े आराम से अपना सर टिकाकर आंख बंद करके नींद लेने लगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि कहाँ मैं अपने शौहर से मिलने के ख्वाब देख रही थी और कहाँ ये लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़े हैं। अब तो काफी रात भी हो गई है, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे डब्बे से बाहर जाने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मुझे इस सब की आदत डालनी होगी, क्योंकि मैं इसी खानदान में ब्याह कर जा रही हूँ, तो ये सब तो लगा ही रहेगा। खैर थोड़ी देर के बाद सास ने कहा, चल अभी बस बहुत देर हो चुकी है। ये कहकर वो उठकर चली गई। मैंने आहिस्ता से अपने घूंघट को हटाकर साइड में रखा। मैं बालों को खोल दिया, अपने बालों को खोल दिया और खिड़की के पास बैठ के बाहर की ठंडी हवा और खूबसूरत नजारे से मुझे अंदर ही अंदर सुकून सा पहुंचा रहा था। ट्रेन अब अपनी रफ्तार से दौड़ती ही चली जा रही थी और बाहर देखती हुई बहरियाली जो कि चांदनी रात में किसी जन्नत जैसी लग रही थी, मेरी आंखों को बहुत ठंडक पहुंचा रही थी। मैं कुछ देर चुपचाप बाहर का नजारा देखकर आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाती रही। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि काफी देर हो गई, लेकिन मेरे शौहर अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मुझे डब्बे के दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैं समझ गई कि मेरे शौहर आ रहे हैं। मैं फौरन ही सीधी होकर बैठ गई और अपने दुपट्टे को आहिस्ता से ओढ़ लिया। मेरे शौहर अंदर आ चुके थे। उन्होंने अपना सेहरा उतार कर एक तरफ साइड में रखा। मुझे लगा कि अब वो मुझे कुछ ना कुछ तो कहेंगे। अब मैं पहली बार अपने शौहर की आवाज सुनूंगी। मैंने अपना सर नीचे कर लिया। उन्होंने अपनी शेरवानी उतार कर सामने वाली सीट पर रख दी और वो मेरे पास आकर चुपचाप बैठ गए। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता से मेरी गर्दन पर हाथ रखा और मेरे बालों को एक तरफ किया। उनके इस तरह से करने से मेरे पूरे जिस्म में हड्डी से दौड़ गई थी। ऐसा लगा कि जैसे मुझे करंट का झटका लगा हो। मेरी आंखें शर्म से बंद हो गई। मैं सोचने लगी कि ये क्या, उन्होंने तो आते ही सब कुछ करना शुरू कर दिया। मुझे तो लगा था कि ये मुझसे थोड़ी देर बातें करेंगे और कुछ देर मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा खैर हो सकता है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो और इसलिए इनसे सब्र नहीं हो रहा। इसके बाद मेरे शौहर ने मुझे घुमाकर अपनी तरफ बिठाया और मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बहुत ध्यान से देखने लगे। मैं मुस्कुरा रही थी। मैंने भी आहिस्ता से अपनी नजरें उठाई और एक नजर अपने शौहर की तरफ देखा। जब मैंने अपने शौहर को देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि मेरे शौहर दिखने में बहुत ही हैंडसम था। जैसे शौहर मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही मिला था। ये देखकर मैं निहाल हो गई थी कि कम से कम खुदा ने मुझे मेरा मन चाहा जीवन साथी दिया है। वो ना सिर्फ शक्ल से अच्छे थे, बल्कि उनका कद काट भी बहुत लंबा चौड़ा और मजबूत था। उनकी भरी हुई बाहें, मजबूत हाथ मुझे अंदर ही अंदर बेचैन सी कर रही थी। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ वो सब करना शुरू किया। उन्होंने मेरे जेवरात एक एक करके उतारे और उन्हें कपड़े में लेकर साइड पे रख दिए। फिर उसके बाद जो हुआ उसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। और मेरा शौहर जिस तरह से मुझे टूट कर चाह रहा था, उससे भी मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो मेरी सहूलत का भी पूरा ध्यान रख रहा था। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं भी अपने शौहर का पूरा पूरा साथ दे रही थी। इधर ट्रेन की रफ्तार तेज थी। उसके बाद ना जाने कब मिलन की थकान से हम इस कदर चूर हो गए कि कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। सुबह के करीब ही मुझे अपने डब्बे के बाहर कुछ हल्का सा शोर साथ सुनाई दिया, जिसे सुनकर मैं फौरन ही उठकर बैठी तो मैंने देखा कि मेरे शौहर डब्बे में नहीं थे। मैं समझ गई कि वो अपने सोने के लिए चले गए होंगे। मैंने फौरन ही अपने कपड़े बदले और खुद को दुपट्टे से ढांप कर मैं जैसे ही बैठी वैसे ही मेरी सास और नंद और ससुर मेरे डब्बे में आ गए। वो न जाने किस बात से बुरी तरह से परेशान थे। पहले तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने फौरन उन सबको सलाम किया। फिर मेरी सास कहने लगी कि तेरे सेवरात सही सलामत हुए हैं। उनकी ये बात एकदम से सुनकर मैं भी हैरान से रह गई, क्योंकि उस वक्त तो मेरे जिस्म पर भी एक जेवरात नहीं थे सिवाय एक लॉकेट के, क्योंकि मेरे शौहर ने रात के वक्त मेरे सारे जेवरात उतार दिए थे। मेरी सास ने फौरन ही मुझे टटोलना शुरू कर दिया। वो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे जिस्म पर एक भी जेवर नहीं था। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ भी कह पाती उन्होंने हाय तौबा मचानी शुरू कर दी कि अब तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उस चोर ने ना सिर्फ हम लोगों को लूट लिया बल्कि बहू के सारे जेवर भी ले गया। हमारा तो लाखों का नुकसान हो गया। मैंने तो बहू के जेवरात को लेकर न जाने कितने ख्वाब देख लिए थे कि उन जेवरात को पहनकर मैं अपने रिश्तेदारों में जाऊंगी और सबको पूरे ठाठ से दिखाऊंगी कि मेरे पास भी अब इतने महंगे जेवरात हैं। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, हमारा तो ना जाने इतने लाखों का नुकसान हो गया। रुपया पैसा कपड़े लूट गए, हम तो जेवरात से भी हाथ धो बैठे। मेरी सास मुझ पर बुरी तरह से चलाने लगी।
अकल क्या घास चराने गई थी तो आखिर कर क्या रही थी जो तुझे ये पता ही नहीं चला कि वो चोर तेरे जेवरात कब उतार कर लेके आ। मैं उनसे कोई कहना चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मेरी सास तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मेरे ससुर बार बार मना कर रहे थे कि वो इतना ज्यादा हंगामा ना करे क्योंकि बाकी के लोग भी फिर यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, पर मेरी सास तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं। मेरी सास कहने लगी कि मुझे तो लगा कि इस बहू के कदम हमारे घर के लिए अच्छे हैं, ये तो मनहूस निकली। अब तो ये मेरे घर पहुंची भी नहीं है कि हमारा लाखों का नुकसान हो गया है। अगर मुझे पहले ही पता होता कि इसके कदम हमारे लिए अच्छे नहीं है तो मैं कभी भी अपने बेटे के लिए इसे ब्याह कर ना लाती। फिर वो मुझे गुस्से में चिल्लाकर बोली कि तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरी इस नादानी की वजह से मेरा न जाने कितने का नुकसान हो गया। अब तो देख मैं तुझे शहरयार से कहकर कैसे पिटवाऊंगी। उनकी ये बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैं सोचने लगी कि मेरा शोहर मेरी सास की बातों में आकर अब मेरे साथ बुरा बर्ताव करेगा। अभी तो उसके साथ गुजारे हुए मीठे पलों की याद मेरे दिल से उतरी भी नहीं थी कि अब मुझे उसके गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। तभी मेरी सास बोली कि लेकिन ये लड़का भी इतना लापरवाह है कि मैं क्या बताऊं। तभी दो आदमी मेरे डब्बे में घुसे, जिनमें से एक आदमी तो जिस्म पर सिर्फ बुनियान ही पहना हुआ था, दूसरा उसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसे देखकर पूरी तरह से लग रहा था कि वो शराब के नशे में अच्छे से डूबा हुआ है, क्योंकि वो ठीक से अपने दम पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी मेरी सास एक आदमी से कहने लगी कि ये तुम्हें कहाँ मिला? तो वो कहने लगा कि अरे ये तो बाथरूम के डब्बे में इसी तरह से पड़ा हुआ था, उस चोर ने इसे भी नहीं छोड़ा, उसने इसके भी कपड़े उतार लिए और इतनी महंगी शेरवानी हमने इसके लिए खरीदी थी और वो चोर इस शेरवानी को भी लेकर फरार हो गया। मैं ये सुन ही रही थी कि तभी मेरी सास उस आदमी से कहने लगी, देख शरियार, तेरी बीवी ने कितनी बड़ी लापरवाही कर दिया, उसने अपने सारे जेवरात उस चोर के हवाले कर दिया। अरे जब वो चोर उसके जेवरात चुरा कर ले जा रहा था तो इसे शोर तो मचाना चाहिए था, लेकिन ये तो ना जाने कौन सा नशा करके सोई थी कि इसे कुछ भी पता नहीं चला। मेरी सास के मुंह से ये बात सुनकर मैंने आहिस्ता से अपनी नजर उठाकर उस आदमी को देखा जिसे मेरी सास शहरयार कहकर पुकार रही थी कि उसकी शक्ल देखते ही मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि जिसे वो शहरयार और मेरा शोहर कह रही थी वो तो वो इंसान था ही नहीं जिसने मेरे साथ कर रात सुहाग रात मनाई थी और जिसे मैं अपना शोहर समझकर अपना सब कुछ दे बैठी थी। ये तो एक मोटा सा आदमी था जो कि नशा किया हुआ था। उसे देखकर तो मेरे अरमानों पर पानी ही फिर गया। साथ ही साथ मैं ये सब सोचकर भी परेशान हो गई कि अगर कहीं इनमें से किसी को ये बात पता चल गई कि वो चोर मेरे साथ वो सब कर गया जिनके बेटे को करना चाहिए था, तब तो ये लोग मेरा ना जाने क्या हाल करेंगे। जब वो दूसरा आदमी कहने लगा कि ये तो सारी रात बाथरूम के अंदर ही पड़ा रहा है और ये बहू के पास आया ही नहीं, मेरे ससुर ने फौरन ही शरियार के ऊपर हाथ उठाते हुए कहा कि ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। अरे कम से कम कुछ तो शर्म कर ले, कल तेरी बहू के साथ पहली रात थी, कल तो कम से कम तुझे बहू का ख्याल करना चाहिए, लेकिन तुझे तो नशे की ऐसी लत लगी हुई है कि तुझे कुछ भी दिखाई ही नहीं देता है। तूने एक बार भी बहू के बारे में सोचा कि पूरी रात वो अकेले तेरे बिना कैसे काटेगी? वो कितनी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन तुझे तो किसी की फिक्र ही नहीं है। ये सब तेरी माँ के लाड प्यार से बिगाड़ने का ही नतीजा है, जिसकी वजह से तू किसी की कोई बात नहीं सुनता। मेरे ससुर का इतना कहना था कि तभी मेरी सास मेरे सर पर चीख कर कहने लगी कि खबरदार, जो मेरे बेटे को कुछ भी कहा, इसकी क्या गलती है? गलती तो इस लड़की की है। इसने अगर इन सब चीजों का ध्यान ना रखा होता तो आज हमें लाखों का नुकसान ना होता। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये मेरे साथ एक ही रात में क्या हो गया। चोर ना सिर्फ मेरे जेवरात ले गया बल्कि मेरी इज्जत को भी लेकर चला गया और ऊपर से मुझे इतने बुरे ससुराल और इतना बेकार शोहर मिला है कि मैं क्या बताऊं। तभी मुझे याद आया कि वो चोर मेरे जब जेवरात उतार रहा था तो उसे एक छोटी सी पोटली में रखता जा रहा था। शायद वो इसीलिए ऐसा कर रहा था ताकि मेरे साथ वो सब करने के बाद वो पोटली लेकर वहां से चुपचाप चला जाए। मैंने इधर उधर नजर दुराई, तभी मुझे एक लाल रंग का कपड़ा सीट के नीचे नजर आया। मैंने झुककर फौरन उस कपड़े को खींचा तो वही पोटली थी जिसमें उसने सारे जेवरात रखे हुए थे। मैंने जैसे ही उस पोटली को खोला तो इसमें मेरे सारे जेवरात निकल आए। मैंने जब उन जेवरात को निकाल कर देखा तो मेरी सास ने एक लालची औरत की तरह फौरन ही उन सारे जेवरात को मुझसे छीन लिया और उसकी आंखें लालच से चमकने लगी और वो खुश होकर कहने लगी कि अरे वाह, जेवरात तो चोरी नहीं हुए हैं। मैं तो अब तक इसी सोच में मरी जा रही थी कि मेरे लाखों के जेवरात कहाँ चले गए। शुक्र है मेरे लाखों के जेवरात को कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोचने लगी कि मेरे बाप की मेहनत की कमाई से बनवाए हुए जेवरात पर ये कैसे बेशर्मी से अपना हक जमा रही है। उसके बाद वो मुझसे कहने लगी कि जब तुझे पता था कि तूने ये जेवरात नीचे रखे हुए हैं तो मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? मैं कब से इनके लिए कितनी परेशान हो रही थी। क्या मुझे हार्ट अटैक आ जाता उसके बाद ही तू बताती? मैंने आहिस्ता से कहा कि माँ जी, मैं तो कब से आपको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप तो मुझे बोले ही नहीं दे रही थी। मेरी ये बात सुनते ही मेरी सास कहने लगी कि मुझे जवाब देती है, खबरदार जो मेरी बात का तूने पलट कर जवाब दिया। मेरे ससुर ने फौरन मेरी साइड लेते हुए कहा कि इसमें बहू गलत क्या कह रही है? तुम इससे इतनी देर से बोले भी तो नहीं दे रही थी, तो आखिर वो बेचारी क्या करती? तुम ही देख लो, हमें कितनी ही समझदार बहू मिली है।
उसने पहले ही अपने सारे जेवरात को उतार कर एक तरफ हिफाजत से रख दिया था। अगर वो ऐसा ना करती तो शायद वो चोर इसके जेवरात भी लेकर फरार हो जाता। इस बात पर मेरी सास मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगी, कहने लगी कि अब जो हुआ सो हुआ, रुपयों का और कपड़ों का तो नुकसान ही हुआ ही होगा, तो अब क्या किया जाए, ये अब इसके मनहूस कदमों की वजह से हुआ है। मैंने सास से कहा, माँ जी अब इसमें क्या किया जा सकता है, क्या पता था कि चोर ऐसा कर जाएगा। अब चाहे जो भी हो, अब आखिर हूं तो मैं आपकी ही घर की बहू, आपकी ही घर की इज्जत हो, तो अब मैं चाहे जैसी भी हूँ, लेकिन अब तो मेरा नाम आपसे जुड़ गया है, तो अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैंने भी अपनी सास पर इसी बात का पलट कर वार किया जो उन्होंने मेरे लिए कही थी। पहले तो मैं दिल ही दिल इस बात को लेकर बहुत ही शर्मिंदा थी कि ये चोर मेरे साथ वो सब कर गया, लेकिन अब मैं शर्मिंदा नहीं थी। मैं यही सोचने लगी कि इनके जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करवा दी गई जिससे नशे के अलावा कुछ नहीं सोचता। कम से कम मुझे एक बार ही सही लेकिन असली मर्द का सुख तो मिला, और उस सुख को मैं ये जिंदगी भर अपने अंदर महसूस करके जी सकती हूँ। सच में चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो असली मर्द था। उसने मुझे जो सुख दिया वो ये मोटा आदमी कभी भी नहीं दे सकता था। मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को उसके जैसे ही आदमी मिलना चाहिए था, लेकिन मेरी खोटी किस्मत जो मुझे ऐसा शौहर मिला। लेकिन कम से कम मेरी पहली रात खराब तो नहीं हुई, और उस चोर ने मेरे साथ भी इतनी वफादारी तो निभाई कि उसने मेरे साथ वो सब करने के बाद भी मेरा एक भी जेवर लेकर नहीं गया। यही सोचकर तो जब दिल ही दिल में मैं मुस्कुराने लगी तो मेरी सास मुझसे बोली कि तू इतना मुस्कुरा क्यों रही है। तो मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि वो दरअसल माँ जी मैं खुश हो रही हूँ कि हमारे जेवरात बच गए और अब आप अपने रिश्तेदारों में पहनकर आराम से जा सकती हैं। मेरी इस बात पर मेरी सास बोली, हाँ ये तू ठीक कह रही है, और उसके बाद वो सब मेरे डब्बे से चले गए। मेरा शौहर भी मेरे ससुर के साथ बाहर चला गया और मैं एक बार फिर चुपचाप खिड़की के पास बैठकर बाहर के नजारे को देखने लगी और दिल ही दिल में गुनगुनाने लगी।